कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक टेलर की जॉब पे रह के खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि यही डेस्टिनी है उनकी। अगर आप इसमें सिस्टमैटिक वे में नहीं इन्वॉल्व रहेंगे तो ये आपको खुद बाहर करता है। ये बहुत बड़ा ओशियन है यार, इसमें सबके लिए पानी, सबके आप कितनी बाल्टी लाए हो ये आप। मैक्सिमम मैंने 4000 लोगों की फैक्ट्री भी हैंडल करी है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ बिग चैलेंज इन गारमेंट इंडस्ट्री। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक और नए पॉडकास्ट में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं पुनीत कौशिक सर। सर ने मैन्युफैक्चरिंग लाइन में एज एन प्रोडक्शन हेड काम किया हुआ है। और सर से हमने समझा कि अगर कोई न्यू कैंडिडेट आता है इस लाइन में तो वो कैसे एक फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग लाइन में करियर बना सकता है। और इसके साथ साथ ये वीडियो सबके लिए है, चाहे आपने 12th पास हो, डिप्लोमा किया हो या आपने कहीं से टेक्निकल ग्रेजुएशन कर रखी हो। इसमें सारे पर्सपेक्टिव से हमने चीज़ों को समझने की कोशिश की है कि अगर आपने कहीं से टेक्निकल नॉलेज ले रखा है तो आप इसमें कैसे अच्छा करियर बना सकते हैं। और अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आप एक बहुत ही मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं, फिर आप कैसे कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है दोस्तों इसमें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो सर बिफोर गो अहेड मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। श्योर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पुनीत कौशिक है। आई हैव बीन इनटू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉर लास्ट 31 प्लस years. I have worked with best of the best in NCR and I am very thankful to the God to give me this opportunity to serve this industry. मैंने सुपरवाइजर लेवल से शुरू किया। मैं मोटरसाइकिल पे घूमता था, मैं हर मैनेजर का, अपने सीनियर लेवल के लोगों का ध्यान रखता था। उसने मेरे अंदर एक स्ट्रीट स्मार्टनेस डेवलप कर दी। मेरे को सिचुएशंस हैंडल करना आ गया। मैं कभी किसी को गुस्से में डांटता भी हूँ तो मैंने एक दो बार शायद ये लाइन बोली है कि ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो मैंने देखा ना हो। There is nothing that has not happened before in front of my eyes. So वो स्ट्रीट स्मार्टनेस मुझे काफी काम आई। और मैं एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूँ आपको। मैं एक नई फैक्ट्री में मैंने ज्वाइन किया, गया तो फैक्ट्री में काफी सन्नाटा था। अच्छा। तो मैं हेड ऑफिस से अपॉइंट होके गया था, तो मैंने वहाँ HR से पूछा कि बहुत शांति है। बोला सर फैक्ट्री में स्ट्राइक है, 10 दिन से काम नहीं हो रहा। एंड आई कॉल्ड अप द बॉसेस कि यहाँ तो कुछ काम नहीं हो रहा। बोला तो हाँ इसीलिए रखा था ना आपको, हैंडल करो। और बिलीव यू मी, मतलब मेरे को 2 दिन लगा वहां पे उसको नेगोशिएट करके टेबल पे लाने में और दोबारा काम शुरू कराने में। बट शायद एक नॉर्मल इंसान होता तो कहता मैं थोड़ी, मुझे चला के दो, मैं आगे देख लूंगा, कंटिन्यू कर लूंगा। बट वो एक स्ट्रीट स्मार्टनेस थी। उनके साथ बैठा, बातचीत करा। कुछ उनके जेन्युइन ग्रजेस थे, वो मैनेजमेंट तक पहुंचाए। कुछ मैनेजमेंट के ग्रजेस थे, उन तक पहुंचाए। एक्टेड एज अ मीडिएटर, थोड़ा मैनिपुलेट किया तो काम शुरू हो गया। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 30 साल 32 साल का एक्सपीरियंस काफी होता है। और अगर आपने नीचे से शुरू किया तो एक्सपोजर लेवल काफी बढ़ जाता है। बढ़िया है। मुझे कोई कुर्सी, कोई गद्दी गिफ्टेड नहीं मिली, मैंने अर्न की हर बार। और जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने अभी भी बोला कि ये ट्रेड बहुत गिविंग है, या आपके हार्डवर्क को हमेशा रिवॉर्ड करता है। तो आप सोचो ना, आज से 30 साल पहले एक आदमी जो मोटरसाइकिल पे घूमता था, आज वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पे या सीनियर लेवल मैनेजमेंट लेवल में है और लीडरशिप रोल में है। तो ट्रेड ने ही रिवॉर्ड किया ना। बिल्कुल फेवरिज्म तो नहीं मिला। बिल्कुल, तो ट्रेड ने रिवॉर्ड किया, ठीक है। अगर कोई इसमें करियर बनाना चाहता है तो माइंड में ये होगा कि क्या एजुकेशन बैकग्राउंड या क्वालिफिकेशन होना चाहती है अगर इसमें कोई एंटर करना चाहता है। इस ट्रेड की एक बहुत बड़ी खासियत है, बिसाइड्स द सेकंड मोस्ट बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन इंडिया। कृषि के बाद गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर आता है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ऑफर करता है। और इस ट्रेड की एक बहुत बड़ी खूबी है कि इसमें नॉन एजुकेटेड से लेके बीटेक इंजीनियर तक या बाहर से MBA किया हुआ बच्चा भी एंटर कर सकता है। डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वालिफिकेशन डिफरेंट एंट्री लेवल्स हैं सबके लिए। सपोज अगर कोई सेमी एजुकेटेड है, मतलब 8वीं 10वीं वाला है, तो उसको टेलरिंग का जॉब, उसको फिनिशिंग में काम करने का काम मिल सकता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में एंटर करते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है जो गारमेंट से रिलेटेड है
तो वो आपको एक लेवल अप पे आपको एंट्री देता है। और अगर आपने बीटेक या कोई हायर क्वालिफिकेशन लिया है विच इंक्लूड्स एमबीए आल्सो, सो आपको डायरेक्ट मैनेजमेंट लेवल पे एंट्री मिल जाती है। सो बेसिकली अगर देखें तो इस ट्रेड की खूबी यही है कि ये सबको वेलकम करता है। वाह, आप किसी भी लेवल पे हो, आपके अंदर अगर गारमेंट ट्रेड में काम करने की इच्छा है तो ये आपको एंट्री देगा, जगह देगा, रिस्पेक्ट देगा और आगे परिवार चलाने का पूरा सामान मुहैया कराएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। सो सर कह सकते हैं कि आपकी सिचुएशन के ऊपर होता है। कई लोग होते हैं जो ग्रेजुएट करके इसमें इंटर करते हैं, फिर काम करते 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 आगे बढ़ते हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी लेवल की आपकी एजुकेशन हो, आपको एंट्री मिल सकती है गारमेंट इंडस्ट्री में। हाँ, और फिर एक बार गारमेंट इंडस्ट्री में एंटर होने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं और कितना प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक टेलर की जॉब पे रह के खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि यही डेस्टिनी है उनकी। हाँ, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि नहीं, मैं टेलर तो हो गया, अब मुझे लाइन संभालना है। हाँ, फिर लाइन संभालने के बाद उनको फ्लोर संभालना है। हाँ, सो ये ट्रेड इतना गिविंग है, इतना इसके अंदर पोटेंशियल है कि आपको एक मैनेजर के लेवल तक भी ले जा सकता है अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और हार्डवर्क करने की क्षमता है, आपके अंदर इंटीग्रिटी है ये सब अचीव करने की। तो ये ट्रेड इतना गिविंग है कि आपको एक हेल्पर से उठा के मैनेजर के लेवल तक भी ले जा सकता है। वेरी ट्रू। ये आपके ऊपर है कि आप इस समुद्र में से क्या ले क्या ले सकते हैं। Very true, sir. Very true. And this is very benefits for my viewers because मेरे ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जनरल एजुकेशन इतनी टेक्निकल नहीं। नथिंग टू वरी अबाउट। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत हायर लेवल पे नहीं है तो भी आप एंट्री कर सकते हो। कर सकते हैं। सर अगर कोई स्पेसिफिक है कि उसको सीनियर और लीडिंग पोजीशन से ही स्टार्ट करना है, तो क्या इसमें ऐसी एंट्रीज होती हैं या ऐसा कुछ होता है कि वो स्टार्टिंग से ही लीडिंग पोजीशन पे काम? डिपेंड करता है कि आपके पास ट्रेड को देने के लिए क्या है। आप ये नहीं सोच सकते कि एक 8वीं पास या 10वीं पास को कोई मैनेजर रख लेगा। बट अगर आप ग्रेजुएट हैं और अगर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है तो आपको हायर अप में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट आपको अपना कैलिबर प्रूव करना पड़ेगा। एंट्री मिलना और ट्रेड में सर्वाइव करना दो अलग चीजें हैं। तो आपको उसके लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। बहुत सही बात है, ये बहुत बड़ी बात सर बोले कि आप क्या दे सकते ये मैटर करता है। तो सर अगर स्पेसिफिक कुछ ऐसे आप संस्थान के बारे में कुछ ऐसा बता सकते हैं जहां से लोग अगर कोई डिग्री डिप्लोमा या कर सकते हैं ऐसे कुछ? मैं एनसीआर के बारे में बता सकता हूँ। निट्रा के नाम से यहाँ ओखला में एक कॉलेज है। आप निफ्ट कर सकते हैं, निफ्ट ऑल ओवर इंडिया है। आप बीटेक कर सकते हैं, बीटेक हर अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज बीटेक ऑफर करता है। आप अपने एक सिंपल ग्रेजुएट होने के बाद भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। आप अगर अकाउंट साइड से हैं तो आप अकाउंट साइड में एंट्री कर सकते हैं। सो फिर मैं वही अपनी बात रिपीट करूंगा कि आपके पास देने के लिए क्या है। ट्रेड के पास आपको देने के लिए सब लेवल पे सब अपॉर्चुनिटीज है। आपकी बैकग्राउंड क्या है उसके हिसाब से आपको एंट्री दे सकता है। जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें इसकी बाइफरकेशन भी अवेलेबल है। अच्छा, आप टेक्निकल साइड में जाना चाहते हैं, जैसे कि कैड वगैरह आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप उस साइड जा सकते हैं। आप पैटर्न मेकिंग में जा सकते हैं। आप क्वालिटी के बारे में पढ़ के एंट्री कर सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग पढ़ने के बाद एंट्री कर सकते हैं। जो कॉलेजेस के नाम मैंने आपको लिए ये सब कोर्सेज ऑफर करते हैं। इट्स जस्ट लाइक अनदर ITI काइंड ऑफ एजुकेशन, जहां पर आपको प्लम्बिंग से लेके वुडवर्क तक सब सिखाया जाता है। आपके ऊपर है कि आप कौन सा स्ट्रीम पसंद करते हैं और फिर उसको परस्यू करते हैं। यस सर, बिल्कुल सही बात है। और मतलब मैं प्रैक्टिकली देखूं सर तो ये जो बात आप कह के आए बस मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। तो ये फील्ड अब मैं देख पा रहा हूँ कि सबको वेलकम कर रही है। सबको वेलकम करता है। ये बहुत बड़ा ओशियन है यार। इसमें सबके लिए पानी, सबके आप कितनी बाल्टी लाया हो ये आपके ऊपर है। क्या आपके ऊपर? बिल्कुल सही बात है सर। एजुकेशन के बाद एक चीज जो आती है कि आखिर एजुकेशन ले ली, हमने कर ली, बट आपके हिसाब से ऐसी क्या की स्किल्स होनी चाहिए एक कैंडिडेट के अंदर जो उसमें करियर बनाना चाहता है कि सो दैट वो उसमें सक्सेसफुल हो सके? सबसे बड़ी चीज जो एक नए फ्रेशर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके अंदर एक सीखने की क्षमता होनी चाहिए। ही और शी शुड बी कोचेबल। कोई मेंटल ब्लॉक के साथ नहीं आप सक्सेस हो सकते। आपके अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ एंट्री चाहिए वो आप कोचेबल होने चाहिए। आपके अंदर एक
क्षमता होनी चाहिए, एक आपके अंदर ललक होनी चाहिए कि मुझे सीखना है। अगर आपके अंदर वो है तो सिखाने के लिए तो आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। बट प्रॉब्लम वहां आती है जहां आप कोचेबल या अप्रोचेबल नहीं रह जाते हैं। आप एक प्री माइंडसेट से आते हैं कि मैं तो ऐसे ही करूंगा, वो नहीं चलता है। आपको प्रोसेस को समझना होगा, गारमेंट इंडस्ट्री कैसे काम करती है वो समझना होगा। वो समझने के लिए आपको कोचेबल होना जरूरी है। बिल्कुल सही तो अगर आप कोचेबल हैं और आप समझने की कोशिश करेंगे कि आप ये ट्रेड कैसे काम करता है, तो आपके लिए जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। यू हैव टू बी मेंटली अलर्ट, स्ट्रीट स्मार्ट। आपको सिचुएशन हैंडलिंग करना आना चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, कोई उसको निग्लेक्ट करने का कोई रीजन ही नहीं है। बट उससे भी ऊपर मैं मानता हूं कि आपके अंदर सिचुएशन हैंडलिंग, मैन पावर मैनेजमेंट आना चाहिए। आप एक ऐसे इंडस्ट्री में हो जो लेबर ओरिएंटेड है, जहाँ पे मैन पावर हेड काउंट बहुत बड़ा है। ये कोई ऐसी ऑटोमेटेड फैक्ट्री थोड़ी है कि जिसमें 1 लाख पीस बन रहा है और 4 आदमी बैठे हैं। वो तो है नहीं। लेबर इंटेंसिव काम है। हर मशीन पे 1 आदमी और उसके ऊपर 1-1.5 आदमी और उसको पैक करने के लिए। सो आपको स्ट्रीट स्मार्टनेस, सिचुएशन हैंडलिंग आपकी A ग्रेड होनी चाहिए। और वही है कि जो मैं समझ पाया हूँ कि अगर आप कर करके सीख के आगे नहीं बढ़े तो लीडरशिप पोजीशन पे सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। आपको जब तक नीचे का नहीं पता होगा, आप ऊपर कैसे देखोगे? जब तक आपको ग्राउंड रियलिटीज नहीं पता, आप सिचुएशन कैसे या आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे अगर उसकी रियलिटी ही नहीं पता? आपके टेबल पे सब कुछ आता है। बिल्कुल। आपको उसमें से सेग्रीगेट करना है कि क्या आपकी अटेंशन चाहता है और क्या फालतू की चीजें डस्टबिन चाहता है। तो ये आपके अंदर कला होनी चाहिए। क्योंकि देखिए आप कुछ भी काम करते हैं, आपको उसकी जब तक समझ नहीं होगी, आप उसमें एक्सेल कैसे करेंगे? और ये इतना बड़ा प्रोसेस है गारमेंट इंडस्ट्री या गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं तो ये इतनी ब्रांचेस निकल जाएंगी कि अगर मैं आपको गिनाने बैठूंगा तो शायद 5-7 मिनट हमको इसमें ही लग जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यार्न टू फैब्रिक्स, टू फैब्रिक प्रोसेसिंग, to value embellishment, to cut, to stitch, to pack, merchandising, quality control, ये सब इसकी ब्रांचेस हैं। आप किसमें एक्सेल कर सकते हैं, ये आप एक बार ट्रेड के अंदर घुसेंगे, आप एक बार उसका फील लेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका फ्लेयर क्या है, आपके अंदर की जो कैपेसिटी है वो किस चीज के लिए है। अब मैं जब ट्रेड में एंटर हुआ था तो मुझे सबसे ज्यादा जो चीज ने अट्रैक्ट किया था वो मैन्युफैक्चरिंग ने अट्रैक्ट किया था। बहुत सारे लोग, बहुत सारा काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा टाइम, वो मुझे अट्रैक्ट करता था। तो मैंने वही लिया। मेरे साथ में जो लोग एंटर हुए थे, कुछ मर्चेंडाइजिंग में गए, कुछ फैब्रिक में गए, कुछ क्वालिटी में गए, बट मुझे मैन्युफैक्चरिंग पसंद थी। मैंने उसमें एक्सेल किया, मैंने उसको समझा, मैंने उसको डीपली स्टडी किया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब आप ट्रेड में एंटर करते हैं तो आप कुछ समय के बाद अपना पाथ डिसाइड कर लीजिए, आपको किस साइड में जाना है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स विल नॉट टेक यू एनीवेयर। यू शुड गो डीप इनटू व्हाट यू लाइक, नॉट ब्रॉड। आप सब कुछ नहीं कर पाएंगे। आप प्रोडक्शन, फैब्रिक, मर्चेंडाइजिंग, क्वालिटी, अकाउंट, ये सब आप नहीं कर पाएंगे। एज अ फैक्ट्री हेड मैं ये सब काम करता हूँ, बट मेरे पास ये सब करने के लिए एग्जीक्यूटर्स हैं, मैं सुपरवाइज करता हूँ। तो आपको जब आप ट्रेड के अंदर जा रहे हैं, कुछ समय के बाद आप अपना पाथ डिसाइड कीजिए कि आपको क्या पसंद है। आपको क्वालिटी कंट्रोल करना पसंद आ रहा है, आपको मर्चेंडाइजिंग पसंद आ रहा है, आपको मैन्युफैक्चरिंग पसंद आ रहा है, आपको फैब्रिक्स पसंद आ रहा है। हर आदमी का फ्लेयर अलग होता है, हर आदमी की कैपेसिटी अलग होती है, हर आदमी का काम करने का नजरिया और तरीका अलग होता है। तो आपको क्या समझ आ रहा है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वंस यू डिसाइड ऑन दैट, देन गो डीप इनटू दैट ब्रांच। आप उसके अंदर घुस जाइए। ये ट्रेड आपको अपने आप, जैसे आप कंप्यूटर नया लें तो आपको शायद अगर पहले कुछ नहीं आता, आप उसका कीबोर्ड लेके, माउस लेके लगे रहें, तो कंप्यूटर आपको खुद ही सिखाना शुरू कर देता है कैसे विंडो खुलेगी, कैसे एक्सेल बनेगा। सिमिलरली जब आप एक स्ट्रीम में घुसते हैं तो उसके जो फाइनल पॉइंट्स हैं, जो उसके नगेट्स हैं, वो आपके सामने खुलने शुरू हो जाते हैं। तो आप उसको परस्यू कीजिए और फिर उसमें डीप जाइए। प्रोग्रेस विल बी फास्टर। Very well explained, sir. And through talking to you, I'm also learning some new things too. फिर कहूँगा 31 years का एक्सपीरियंस है बॉस। Very very well explained, sir. So sir, अगर मैं बात करूँ, अभी आपने देखा होगा कि AI आ रहा है, रोबोटिक आ रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफी सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो ऑटोमेट हो चुके हैं। कहीं किसी यूनिट्स में मैंने देखा है रोबोट्स भी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस जो थे वो पहले से कम होते चले जा रहे हैं। तो सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें करियर बनाने की सोच रहा है, उस सर करियर ग्रोथ के हिसाब से आप कैसे देखते हो भी आने वाले सालों में? देखिए, मेरा पर्सनली मानना है कि ऑटोमेशन इज द वे टू गो फॉरवर्ड।
बट इसके प्रोसेसेस इतने डीप और इतने मैन पावर ओरिएंटेड है कि पूरा आई का टेक ओवर होता मुझे दिखता नहीं है I नियर agree. फ्यूचर में। आई एग्री। ऑटोमेशन आ रही है, पहले काली मशीन होती थी जो हमारे घर में हाथ से चलती थी, फिर वो मोटराइज्ड हो गई, फिर वो कंप्यूटराइज्ड हो गई, फिर वो क्लाउड से कनेक्ट हो गई, बट चलाता उसको आज भी टेलर ही है। बिल्कुल तो सही। एक मशीन को चलाने के लिए एक टेलर तो अभी चाहिए। आपको ऑटोमेशन आ गया, एम्ब्रॉयडरीज में आ गया, कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी आ गई, एक मल्टी हेड मशीन एक आदमी चला लेता है, ठीक है, दैट्स फाइन। बट आपको जब पीस चेक करना है, आपको एक गारमेंट चेक करना है, तो आपको चेकर ही चाहिए। अभी रॉबर्ट उतना आया नहीं कि वो एक रॉबर्ट चेक करके उसको पैक कर दे। सो अभी फॉर नियर फ्यूचर आई डोंट सी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मैन पावर रिक्रूटमेंट इन गारमेंट। हाँ, ऑल्दो it is on the path of modernization, it's on the path of digitalization। पहले हम लोग हाथ से रिपोर्ट्स बनाते थे, आज एक क्लिक ऑफ बटन पे सारी रिपोर्ट्स आती हैं। दैट इज देयर, प्रोग्रेस इज देयर, बट अभी ऐसा इमीडिएट चैलेंज नहीं मुझे दिखता कि जिसमें आदमी की जरूरत खत्म हो जाए। तो अभी टाइम है इसमें। बिल्कुल। और ये कह सकते हैं कि सर जो भी इसमें आ रहा है वो थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। स्मार्ट के स्ट्रिक्ट स्मार्ट कह सकते हैं उसको। आपको अपने सराउंडिंग्स के बारे में कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है, आपको अपने आसपास क्या हो रहा है वो पता होना जरूरी है। और आई थिंक वो गारमेंट नहीं, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको मेंटली अलर्ट रहना ही पड़ेगा। आपको डट बन के कोई भी ट्रेड प्रोग्रेस नहीं दे सकता, नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप हेल्परिंग में इंटरेस्टेड हो। वेरी वेल एक्सप्लेन सर कि कैसे इसमें अच्छे से करियर बना सकते हैं। और हर करियर में सर देखिए कि चैलेंजेस हमेशा आते रहते हैं, और आपकी जो सर एक जर्नी रही है काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। तो सर आपके हिसाब से ऐसे क्या की चैलेंजेस हैं जो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आते हैं, और उससे आप कैसे ओवरकम होना चाहिए, अगर कुछ ऐसे आप मेंशन कर सके तो? मैं इन जनरल बात करूंगा आपसे, प्लीज डू नॉट गो कि मैं जो पहले बोल रहा हूँ वो सब ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, या जो मैं लास्ट में बोलूंगा वो छोटी प्रॉब्लम है। इन अ जनरल वे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ बिग चैलेंज इन गारमेंट इंडस्ट्री। सारा सामान टाइम पे आना, एक उसको मैनेज करना इज अ चैलेंज, क्योंकि मोस्टली जो इंडिया में गारमेंट हाउसेज है, कुछ बड़े एक्सपोर्टर्स को छोड़ दिया जाए या मैन्युफैक्चरर्स को छोड़ दिया जाए जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। बैकवर्ड इंटीग्रेटेड से मेरा मतलब है जो अपना कपड़ा खुद ही बनाते हैं, खुद ही प्रोसेस करते हैं और खुद ही कट टू पैक करते हैं, ऐसे हाउसेस कम है। तो बाकी जो एक्सपोर्टर बचते हैं वो अपना जो मटेरियल है वो अरेंज करते हैं ओपन मार्केट से। तो उसको कोऑर्डिनेट करना प्रोडक्शन प्लान के साथ इज अ चैलेंज। उसमें काफी दिक्कत आती है हम लोगों को, क्योंकि किसी दूसरे की फैक्ट्री में क्या प्रॉब्लम चल रही है उसको हम नहीं हैंडल कर सकते, हम डिपेंडेंट होते हैं उनके ऊपर। काफी हद तक लोग अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ देख रहे हैं, कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरीज वगैरह लोगों ने अब अंदर करना शुरू कर दिया है, बट ओवरऑल इन जनरल अभी भी कपड़ा बाहर से ही खरीदते हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम। सेकेंडरी जो मुझे और उसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम लगता है वो है मैन पावर को इन्वॉल्व रखना। हमारे देश में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के तीज त्योहार मनाए जाते हैं, तो कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस रखने के लिए वो काफी मेहनत करनी पड़ती है। अब दिवाली पे अगर वर्कर घर जाता है तो हफ्ता का काम नुकसान होता ही होता है, आपकी कोई भी सिचुएशन हो, बट त्योहार वो मनेगा ही मन। तो उसको स्ट्रीमलाइन रखना, वर्कर को इन्वॉल्व रखना, नंबर ऑफ वर्कर्स अरेंज करना इज अ चैलेंज। जो आपने अभी इससे पहले सवाल पूछा था एआई का इंटरफेरेंस, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एआई बहुत जगह में आ गया है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है। तो वो ऑटोमेशन जो लोग ऑपरेट करेंगे उनको ट्रेन करना या वो ट्रेन लोग ढूंढ पाना इज अ चैलेंज। आप मशीन तो अच्छी से अच्छी लगा सकते हो, बट उसका ऑपरेटर भी तो चाहिए। तो आपको ऑपरेटर भी ट्रेन करना है, आपको एजुकेट करना है, उसको ट्रेनिंग देना है। तो वो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कंसिस्टेंट बेसिस पे हमारे सामने रहते ही रहते हैं, जो ऑन डे टू डे बेसिस पे हमको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेके उसको मैनेज करना पड़ता है। सर मैंने मतलब पर्सनली एक बार देखा था, लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे जिस प्रोफाइल में काम करता हूं मैं, अगर मैंने कोई डिजाइन बनाया उसमें कोई चेंजेस है, मैं अपने स्क्रीन पे खोल के चेंजेस करके थोड़ा टाइम लगा के दे देता हूँ, बात खत्म हो जाती है। प्रोडक्शन के केस में मैंने देखा कि अगर आपसे कोई भी चीज मिस हुई या आपने कहीं भी गलती की तो वो आपके प्रोडक्ट पर रिफ्लेक्ट करता है, और कई बार ध्यान नहीं दिया तो पूरा प्रोडक्ट ही वैसे प्रोसीड हो जाता है। तो उस सिचुएशन में सर आप मतलब कैसे फिर उसको हैंडल करते हैं? ये बहुत एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्री की कि हम लोग प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं।
ऑल्दो प्रोसेसेस सब एस्टैब्लिश्ड होते हैं, बट कुछ समय जब फैक्ट्री में सब कुछ ठीक चलता है ना, तो हर आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो मुझे सब पता है वाला एटीट्यूड आता है, वही गलती होती है। नहीं तो कोई भी प्रोडक्शन शुरू करने से पहले उसकी पीपीएम करते हैं, उसकी फाइल बनती है, उसकी ऑन फ्लोर मीटिंग्स होती हैं, उसका पूरा रिस्क एनालिसिस होता है, वो सब काम होता है। बट जब आप कहीं शॉर्टकट ले लेते हैं या कोई आदमी अपना काम नहीं करता है, वो बाकियों को भुगतना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे आपने बहुत सही बोला कि सारा माल ही वैसे बन जाता है, सारा प्रोडक्ट उसको ठीक करना पड़ता है। कस्टमर नहीं लेता, कस्टमर तो वही लेगा जिसके पैसे दे रहा है। तो वो फिर फैक्ट्री मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि अब आज की डेट में वो सिस्टम नहीं है कि आपने ओवर टाइम लगाया और काम एक्स्ट्रा कर लिया। अभी तो आपको टाइम के साथ लड़ाई लड़ना ही लड़ना है, आपको टाइम के साथ भागना ही भागना है, आपको टाइम डेडलाइंस मीट करना ही करना है। और जो आपने चैलेंजेस की बात पिछले सवाल में पूछी थी, उसमें मैं बोलना भूल गया कि टाइम के साथ जो हमारी रेस है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। एनीथिंग कैन स्टॉप बट द वॉच। घड़ी तो टिक टिक कर ही रही है, बाहर ने जो डेट दी है वो तो वहीं खड़ी है। आप तीज त्योहार मनाओ, आप मशीन खराब कर लो, आपका कपड़ा ना आए, बाहर को तो अपने डेट पे माल चाहिए ना। बिल्कुल सही बात। वो भी एक चैलेंजेस है। और इसको जो वापस आपके सवाल पे आते हैं, जो आपने मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की या जो निगलेक्ट की बात करी, उसका एक ही तरीका है कि क्रॉस चेक क्यों है, क्रॉस चेक। आप जो काम कर रहे हैं उसको कोई ना कोई क्रॉस चेक करता रहे, आपका काम जो कर रहे हैं वो किसी और से क्रॉस चेक होता रहे। दैट्स द ओनली वे टू सेव द सिचुएशन। वेरी वेल सर। और जो आपने प्रोसेस की बात की वो काफ़ी अच्छा है कि अगर आप शुरू से जो प्रोसेसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आई थिंक ऐसे चांसेस कम आएंगे। रेलगाड़ी का एक्सीडेंट तभी होता है ना जब कोई चूक करता है। हमारी भी ट्रेन है, भागती है तो फिर फुल स्पीड भागती है, किसी ने सिग्नल नहीं देखा तो फिर भुगतना तो पड़ेगा। वो तो है सर, बिल्कुल सर। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि अगर कोई पूरा माइंड बना चुका है कि मैं इसमें आना चाहता हूँ और प्रोडक्शन लाइन में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, सो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस सर, आपकी एडवाइस क्या रहेगी? उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप आ रहे हो तो आपकी कुछ एडवाइस जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए? उसको क्लैरिटी होना चाहिए कि वो और कुछ नहीं मिला इसलिए गारमेंट ट्रेड में जा रहा है, या उसका एम है गारमेंट ट्रेड में जाना। बहुत बड़ी बात है। अगर आपको कुछ और नहीं मिला और आप गारमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब आपके बैक ऑफ माइंड में दूसरा ऑप्शन कोई ना कोई चलता ही रहेगा। तो ऐसे में प्रोग्रेस स्लो रहती है। बट आप होल हार्टेडली अगर किसी चीज को अप्रोच करते हैं और आप कोचेबल है, आप सीखना चाहते हैं, स्काई इज द लिमिट। बहुत बड़ी बात है सर। स्काई इज द लिमिट। तो आपको अपना माइंडसेट पहले सेट करना है कि आप एक्चुअल में गारमेंट जाना चाहते हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ओशियन है, बहुत बड़ा ओशियन है। मैं फिर बोलूंगा, इसके अंदर सबके लिए जगह है, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, सबके लिए चांस है। तो आप लेना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। सही है सर। क्योंकि आपने इस फील्ड की बात की कि अगर वही है कि आप एज एन आपका इंटरेस्ट नहीं है और अब आपको कुछ नहीं मिला, चलो गारमेंट ही कर लेते हैं, तो आप दूसरा ऑप्शन ढूंढते रहोगे ना। तो माइंड में आपके एक वो रहेगा कि यार नहीं, मैं तो बस आईटी में चला जाता, कॉल सेंटर चला जाता, या कुछ और कर लेता, पापा के साथ ही दुकान पे बैठ जाता, यू नो दैट ऑलवेज कीप्स ऑन रनिंग एट बैक ऑफ योर माइंड। बट आप पैशनेट हो अगर गारमेंट के लिए, लाइक अगर आप मेरा केस लो तो आई एम क्वाइट पैशनेट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट। मुझे इससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं। मुझे इसमें कभी स्ट्रेस नहीं होता। मुझे इसमें कभी ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे से नहीं होगा। So I'm very passionate about it, and the trade has rewarded me. I joined this trade as a field supervisor, and for last 20 years I've been heading factories at different locations and different levels. Maximum मैंने 4000 लोगों की फैक्ट्री भी हैंडल करी है। So the trade is very giving. मैंने मेहनत करा, मैंने लगन के साथ मेहनत करा, तो इसने मुझे उठा के वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया। तो सर जब बात आती है लीडरशिप पोजीशन की, जैसा कि आपने बताया, तो उसमें पीपल मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल पार्ट, की रिस्पांसिबिलिटी। सो फॉर दैट पार्ट सर, एनी इनसाइट दैट यू वांटेड टू शेयर कि उसको कैसे मैनेज करते हैं अच्छे तरीके से? आपको जब आप एक सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हैं, आप एक लीडरशिप रोल में आ जाते हैं, तो आपकी जो सबसे पहले फॉरमोस्ट रिस्पांसिबिलिटी बनती है वो ये बनती है कि आप फ्यूचर लीडर्स तैयार करें। आप एक ऐसी नई जनरेशन तैयार करें जो
आपकी एब्सेंस में भी फैक्ट्री संभाल सके, काम संभाल सके। आपको, जैसे मैंने आप बोला कि कोई अगर नया बच्चा आता है तो वो कोचेबल होना चाहिए, बट अगर आप लीडर हैं तो आप अप्रोचेबल होने चाहिए। आपके पास आने में किसी को झिझक नहीं हो कि मैं प्रॉब्लम लेके जा रहा हूँ, जाऊं या ना जाऊं, ये सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। यू शुड बी दैट अप्रोचेबल। और आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, कैपेसिटी एक डेवलप हो जाती है। बस जब आप लीडरशिप पे आते ही इसलिए हो कि आपके अंदर वो सब कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है। सो आपको वो डाउनलोड इतना अच्छे से देना है कि आप अप्रोचेबल रहें अपनी टीम के लिए हमेशा, और आप टीम को मोटिवेटेड रखें, आप टीम को इन्वॉल्व रखें। Everybody should know their own responsibilities, work areas, their red lines, कहाँ उनको ये क्रॉस करना है, कहाँ नहीं क्रॉस करना। और सबसे बड़ी बात है कि आपको टीम के अंदर एक ऐसी फीलिंग डालनी है कि आपकी टीम एक दूसरे की सक्सेस से खुश हो, उसमें अपना पार्ट समझे, उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट समझे, ना कि उसमें किसी तरह की नेगेटिविटी देखे। तो ये एक लीडर का काम है कि उसकी टीम कितना अच्छे से जेल है, उसकी टीम कितने अच्छे से कोच्ड है, कितने अच्छे से ट्रेंड है, और वो लीडर खुद कितना अप्रोचेबल है। आपके पास आने में कोई घबराता तो नहीं है, बिल्कुल सही बात। आपको कॉल करने में किसी को सोचना तो नहीं पड़ता कि मैं सर को फोन करूं या नहीं करूं। ये आपको अपनी टीम में एक फीलिंग जनरेट करना ही करना होगा टू बी ए सक्सेसफुल लीडर। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात बोली सर, क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैं काफी सारी मतलब कंपनीज थी जिनमें जो सीनियर्स होते थे उनके पास जाने से डर लगता था। मतलब डर इन द सेंस कि यार पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या नहीं होगा, मैं नहीं जा रहा, मैं जैसा है करके दे देता हूँ। और कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी ना लेने की वजह से मेरा काम खराब सफर होता था। यस, तो ये बहुत बड़ी बात है सर कि अगर वो इतने इजी अप्रोचेबल हैं, जो भी आपके लीडर्स हैं, सीनियर हैं, तो चीजें बहुत जल्दी से। एक बात बोलूं आपको, ये ट्रेड, जैसे मैं अभी तक सब मीठा मीठा ही बोल रहा हूँ ट्रेड के लिए, ये बहुत रूथलेस भी है। अगर आप इसमें सिस्टमैटिक वे में नहीं इन्वॉल्व रहेंगे तो ये आपको खुद बाहर कर देगा। अगर लीडर अप्रोचेबल नहीं रहेगा ना, तो पब्लिक सब जानती है लीडर किस बात का, जिसके फॉलोअर नहीं बिल्कुल सही बात है। तो लीडर बने रहना है तो अप्रोचेबल रहना है। बहुत बड़ी बात सर, बहुत। और तो सर हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली, बट आपके हिसाब से ऐसा कोई पर्सनल इनसाइट्स यू वांटेड टू शेयर दैट वी हैवंट डिस्कस येट, सो प्लीज। नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर लिए। बट फिर भी मैं जो भी यंग बच्चे आना चाह रहे हैं उनको सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये ट्रेड बहुत बड़ा ओशियन है, इसके पास सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से क्या लेना चाहते हैं, कितना लेना चाहते हैं। इसके लिए कोई ना नहीं, इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। आप इसको जितनी मेहनत करके, जितनी लगन के साथ इसमें काम करोगे, उतना आपको रिवॉर्ड करेगा। और एक जीता जाता एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैंने एक बहुत लोअर लेवल से अपना करियर शुरू किया था और अभी मैं एज वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ। सो आप मेरी प्रोग्रेस, मेरी जर्नी देख सकते हैं। पिछले 25 साल से, मैं 20 से 25 साल हो गए मुझे डिफरेंट फैक्ट्रीज इन डिफरेंट कैपेसिटीज हेड करते हुए। सो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप मुझसे बेटर हो, आप मुझसे एक जनरेशन आगे हो, आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप सब तो आराम से कर सकते हो। आप मुझसे 30 साल आगे हो। सो हम्बल सर। जो व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैंने काफी सारे अपने यंगेस्ट लोगों से सुना है कि लाइक जो सीनियर मैनेजमेंट होता है, जो टॉप पे लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईगो भी डेवलप हो जाती है। इस पे थोड़ा सा कैसा, आप इसको कैसे देखते हैं? यार, एक बहुत जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है। आपको अच्छे और बुरे आदमी हर जगह मिल जाएंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे सीखना चाहते हो। आप अच्छे आदमी से सीखना चाहते हो या आप खराब आदमी को फॉलो करना चाहते हो। और मेरा ये मानना है कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। हो सकता है मैं आपके लिए बहुत अच्छा हूँ, बट हो सकता है मैं किसी के लिए बहुत खराब भी हूँ। सो आप क्या लेना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। ईगो मतलब ये एक्सप्लेन करना है, ये जनरलाइज करना कि ऊपर वालों में ही होती है, बहुत डिफिकल्ट है ये असर्ट करना या मेरे लिए ये बोलना कि हाँ ये ठीक है। ईगो मैं नीचे के लोगों में आपको इतना दिखा दूं कि काम कराना मुश्किल हो जाता है। तो वो एक आदमी टू आदमी वेरी करता है, डिपेंड करता है। और मेरा ये मानना है कि हर इंसान के अंदर अच्छे और बुरे दोनों रूप होते हैं। आपको उसका कौन सा रूप चाहिए और आपने उससे क्या सीखना है। मैं हमेशा अपने नेक्स्ट टीम जनरेशन को बोलता हूँ, टेक द गुड क्वालिटीज इन मी, लीव द बैड वंस। तो आप मेरे में से अच्छाइयां लो, आप मेरी बुराइयां क्यों देख रहे हो? आप अच्छा वाला लर्न करो ना। अब मैंने इतना स्ट्रगल करके अपना लैडर पे आप आया हूँ
कि मेरे अंदर भी कुछ है, बिल्कुल। मैं एडमिट करता हूँ कि मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट जरूर होंगे जो किसी को नहीं पसंद आते, बिल्कुल बट मैं सामने वाले को ऑप्शन देता हूँ, टेक द गुड पार्ट इन मी, neglect the negative part. बिल्कुल So it is up to you how you want to handle it. बिल्कुल। और यही मैन मैनेजमेंट है। आप जरूरी थोड़ी मैन मैनेजमेंट का मतलब नीचे की टीम को हैंडल करना, ऊपर की टीम को हैंडल करना भी तो मैन मैनेजमेंट में आता है। हाँ बिल्कुल। तो आपको वो भी तो हैंडल करना है। हाँ आपको एक बॉस पसंद नहीं आएगा, आप दूसरी जगह चले जाओगे, वो भी नहीं पसंद आया तो हाँ फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, तो भागते ही रहोगे। हाँ। सो टेक द बेस्ट आउट ऑफ द बॉस। वेरी ट्रू सर। काफी कुछ हम कवर कर चुके हैं एंड थैंक्स अगेन सर। इट्स My pleasure for giving me this opportunity to speak to your lovely audience. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। एंड काफी अच्छा लगा है मुझे, और मैं पर्सनली काफी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन एज एन मेरे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे मिली। सो I'm always available to anyone. थैंक यू सो मच सर। Thank you. My pleasure.